हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोल में हम लोग टॉपिक है जो कि भारत की मिट्टी पर आधारित है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की मिट्टी जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर मिट्टी असंगठित पदार्थों की एक परत है जो अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों से बनी है। आगे, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है या कहते हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण लगाने के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के जोधपुर में मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चावच एवं जलवायु संबंधी दशाओं में विविधताओं के कारण भारत की मिट्टियों में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। तो कैसी भिन्नता पाई जाती है? तो प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो 8 वर्गों में बांटा है। एग्जाम के दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग मिट्टी का टाइप हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से हमारा आज का पहला टाइप है मिट्टी में ये जलोढ़ मृदा। तो देखते हैं जलोढ़ मृदा में कौन कौन प्रश्न बन सकता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो फ्रेंड, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इससे। आगे, जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन एवं हार्मोन्स की कमी होती है। तो क्या क्या इसमें पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में? तो पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन एवं हार्मोन्स की कमी होती है। तो याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, एक है बांगर और एक है खादर। तो बांगर के बारे में पढ़ते हैं। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को तथा खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो बांगर किसे कहते हैं? ये पुराने मिट्टी को बांगर कहते हैं, और खादर कैसे कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो आपको मारना है बांगर। आगे, बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। तो बांगर मिट्टी में क्या होते हैं? कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। आगे देखते हैं, बांगर मिट्टी में लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेत का जमाव होता है। आगे, यह मिट्टी खादर से कम उपजाऊ होती है। तो कौन सी मिट्टी होती है ये? बांगर मिट्टी। यह मिट्टी खादर से कम उपजाऊ होती है, फलतः इसे नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तो खादर मिट्टी कम उपजाऊ होती है, इसको याद रखिए। खादर मिट्टी प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है, साथ ही यह सदैव उर्वर बनी रहती है। तो याद रखिएगा इसको, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि खादर मिट्टी में
जल धारण क्षमता कम होती है या अधिक होती है, तो आपको मानना अधिक होती है। इसमें क्या क्या हम लोग उगा सकते हैं, धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दाल, दलहन, आलू आदि जलोढ़ मिट्टी की फसल है। अब हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी। इसी का अगला है पॉइंट है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको मारना है रेगूर मिट्टी। काली नाम का ही दूसरा काली मिट्टी का ही नाम है रेगूर मिट्टी। कपासी मिट्टी ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चैनोरजेम भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को क्या कहता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और ट्रॉपिकल ब्लैक और ट्रॉपिकल चैनोरजेम भी कहा जाता है। आगे, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है। आगे देखते हैं, भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोग होती है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोग में होती है, उपयुक्त होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि काली मिट्टी किसके लिए, किस खेती के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, तो कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी में तीव्र जल धारणा की क्षमता पाई जाती है। तो याद रखिएगा इसको, ये तीव्र जल धारणा की क्षमता पाई जाती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी में लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, चूना एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। तो काली मिट्टी में क्या क्या होती है, लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, चूना एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। आगे, काली मिट्टी भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अंकुचित एवं दरारयुक्त हो जाती है। तो काली मिट्टी भीगने पर क्या हो जाती है, ये ठोस हो जाती है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछेगा आपसे, ये काली मिट्टी भीगने पर क्या बन जाती है, तो ये बन जाती है ठोस बन जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अंकुचित एवं दरारयुक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। आगे, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। तो लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है, जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम से कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी में क्या होती है, सिलिका एवं आयरन की अत्यधिक मात्रा में होती है। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर प्रदेश में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये पश्चिम तमिलनाडु में और कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर प्रदेश में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपके लिए। लोहे के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। तो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, तो किसके कारण लाल हो जाती है, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं
हार्मोस की कमी होती है। तो लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं हार्मोस की कमी होती है। ऊंचे स्थानों पर लाल मिट्टी में बाजरा की खेती उपयुक्त है, जबकि निम्न स्थानों पर इस मिट्टी में चावल, रागी, तंबाकू, मूंगफली, आलू तथा सब्जियों की खेती की जाती है। अगला पॉइंट हम लोग अब लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सेलों के टूट फुट चूना व सिलिका के निक्षालन से होता है। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सेलों के टूट फुट चूना व सिलिका के निक्षालन से होता है। लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। तो किसमें क्या क्या होती है लेटेराइट मिट्टी में? लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। तो याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन सा प्रचुरता पाई जाती है। तो आपको मारना लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। आगे पॉइंट, लेटेराइट मिट्टी केरल, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार, मेघालय तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट तथा भूजलीय लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो लेटेराइट मिट्टी के में क्या क्या उपजाया जाता है? तो कोकोआ, काजू, चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो फ्रेंड, आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि काजू के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपको मारना है लेटेराइट मिट्टी। उसी तरह से इलायची की खेती किस मिट्टी में किया जाता है? तो आपको मारना है लेटेराइट मिट्टी। आगे, गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। तो फ्रेंड, ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बन सकता है एग्जाम में। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे वनीय मिट्टी। अब वनीय मिट्टी में क्या क्या पॉइंट आता है हम लोग देख लेते हैं। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। तो पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत क्या होती है? पतली होती है। आगे देखते हैं, वनीय मिट्टी में जीवांश हार्मोस की कमी होती है। तो वनीय मिट्टी में क्या क्या कमी है? तो जीवांश की कमी होती है, इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। तो वनीय मिट्टी में क्या कम होती है? उर्वरा शक्ति कम होती है। आगे बढ़ते हैं, वनीय मिट्टी बागवानी फसलों, चाय, कहवा, मसाले एवं फलों आदि के लिए अधिक उपयुक्त है। तो वनीय मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? चाय, कहवा, मसाले एवं फलों आदि के लिए उपयुक्त वन्य मिट्टी है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मरुस्थलीय मिट्टी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजर्ट सोयल। आगे देखते हैं इसका पॉइंट, मरुस्थलीय मिट्टी वास्तव में बुलई मिट्टी है। तो मरुस्थलीय मिट्टी वास्तव में क्या है? बुलई मिट्टी है, जिसमें फास्फोरस सामान्य मात्रा में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन एवं हार्मोस की कमी होती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में क्या क्या कमी होती है? नाइट्रोजन और हार्मोस की कमी होती है। अगला पॉइंट, मरुस्थलीय मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? तो मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। तो याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग 7वां पॉइंट देखते हैं, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लाइन एंड एल्कालाइन सॉइल। पॉइंट देखते हैं इसमें, ये मिट्टियाँ रे, ऊसर या कलर के नाम से भी जानी जाती है।
ये लवणीय और क्षारीय मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? रे, ऊसर या कलर के नाम से भी जानी जाती है। इसी पॉइंट देखते हैं अगला। क्षारीय मिट्टी का विकास वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था अभाव है। तो याद रखिएगा इसको। क्षारीय मिट्टियों में सोडियम क्लोराइड एवं लवणीय मिट्टी में मुक्त सोडियम की अधिकता होती है। तो क्षारीय मिट्टी में सोडियम क्लोराइड एवं लवणीय मिट्टी में मुक्त सोडियम की अधिकता होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला, मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें पॉइंट। गीली और दलदली मिट्टी। गीली मिट्टी का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। गीली मिट्टी में घुलनशील लवण की मात्रा पर्याप्त होती है। आगे, गीली मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। तो याद रखिएगा इसको, गीली मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। अगला देखते हैं। गीली मिट्टी धान की फसल के लिए उत्तम होती है। तो गीली मिट्टी धान की फसल के लिए उत्तम होती है, इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट, दलदली मिट्टी का निर्माण जल जमाव वाले क्षेत्रों में निक्षेप की दशा में होता है। तो याद रखिएगा इसको भी। अगला पॉइंट, दलदली मिट्टी में जैविक तत्वों की अधिकता होती है। अगला, दलदली मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। जो दलदली मिट्टी रहती है उसमें किसी भी चीज़ का खेती नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का एक कंप्लीट हो गया भारत की मिट्टी। और फ्रेंड्स, अगर आपको एमसीक्यू टॉपिक वाइज करना है तो आप कमेंट करें कि आपको एमसीक्यू जितने भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा इसमें, उससे रिलेटेड इसका एमसीक्यू भी कराया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं कि जैसे हम लोग आज भारत की मिट्टी को कवर किए, उसी तरह से अगर आपको भारत की मिट्टी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं, आप चाहते हैं कि आप पहले थ्योरी पढ़ें उसके बाद एमसीक्यू करें, तो हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको एमसीक्यू भारत की मिट्टी से रिलेटेड क्लास चाहिए। उसके बाद मैं आपको इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों में फ्रेंड्स इसको शेयर ज़रूर करें। जो कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।